हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को क्लास 8 के साइंस, जिसमें कि आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस पढ़ते हैं, और जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि आज हम लोग दाब को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही विस्तार से बता दिया हूँ। बल के घर्षण के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, और ध्वनि के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। आज मैं दाब पढ़ाऊँगा, फिर अगले पार्ट में हम लोग प्रकाश लेके आएंगे। इस तरह के जितने भी उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी कवर करेंगे, और सारे चैप्टर को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो एक बेसिक पकड़ बन जाता है, जिससे आप लोगों को हर एक एग्जाम में सारे प्रश्न बनने के लिए आपका एक उम्मीद का किरण जग जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो दाब क्या है, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, दाब कौन सी राशि है नहीं है, और दाब के बारे में सारी जानकारी हम लोग यहाँ से इकट्ठा करते हैं। देखिए, एक एक धन मतलब हमारे गाँव में या हमारे समाज में कहा जाता है, जब एक एक आप लोग करके इकट्ठा कीजिएगा, कुछ भी एक एक करके इकट्ठा कीजिएगा, तभी आपका भरेगा घड़ा। तो आप लोग भी एक एक करके सारे किताब को पढ़ने से एक एक ज्ञान को बटोरिएगा, तब आपका भी ज्ञान का घड़ा भरेगा, तब आपका भी हर एक प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और अगर वो सब पार्ट आपको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं दाब, यानी कि दाब क्या है। यानी कि दाब को हम लोग इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। प्रेशर यानी कि दाब। पर देखिए आप किसी सतह पे किसी न किसी सतह होगा, जैसे इसी सतह पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि आप देखिए, मान लीजिए हम दीवार में कोई कील को ठोकते हैं तो वो अंदर चला जाता है, न्यूक्लियर से ठोकते हैं तो क्या होता है, वो अंदर चला जाता है। लेकिन उसी का अगर हम सतह को पलट दे और वो चौड़ा दिशा से ठोके तो वो अंदर नहीं जाता है। कारण क्या होता है जो वो अंदर नहीं जाता है, तो उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिसके कारण से दाब घट जाता है, इसकी वजह से वो नहीं जा पाता है। और क्षेत्रफल कम रहने पर दाब का मान बढ़ता है, इसीलिए वो न्यूक्लियर कील दीवार के अंदर चला जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ दाब क्या होता है नहीं होता है समझ गए होंगे। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब हम लोग दाब बराबर पढ़ेंगे बल बटे क्षेत्रफल। वैसे आगे की क्लास में जाएंगे तो दाब बराबर उतक 6 बटे क्षेत्रफल ही होता है, प्रति बल बटे क्षेत्रफल भी होता है। तो वो सब आगे के क्लास में है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अभी, तो वो मैंने अभी नहीं बताऊँ। जो आपके सिलेबस में है और जितना आपके बुक में दिया गया था, वो सारे नोट्स पॉइंट मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया हूँ, और वो सारे एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं, और ये सारे भर भर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको तो याद रखना आपको बहुत 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 जरूरी है। देखिए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब को हम पी से सूचित करते हैं, बल को एफ से, क्षेत्रफल के से, यानी पी बराबर एफ बाय ए हो जाएगा। अगर दाब का मात्रक का बात करें तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब बट क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप लोग कह सकते हैं, या न्यूटन मीटर पे पावर -2, न्यूटन मीटर पे पावर -2। ये मीटर स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर ऋणात्मक हो जाता है। घातांक और घात के रूल से मैंने आप लोगों को बताया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर पावर -2 को हम पास्कल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है। उसे दो बनाने के लिए बाबू, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। या अगर आपसे एग्जाम में न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया रहे ऑप्शन में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर मारना है, या पास्कल दिया रहे तो पास्कल मारना है। तो आशा करता हूँ दोस्त आपके दाब के इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। द्रव तथा गैस द्वारा दाब। अब हम समझेंगे जो द्रव और गैस जो दाब डालती है वो किस प्रकार का दाब डालती है, यानी किस प्रकार से डालती है। तो द्रव की सतह की ऊंचाई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। द्रव की सतह की ऊंचाई जो बढ़ता जाएगा, उसकी दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गहराई भी बढ़ती जाएगी और दाब भी बढ़ता जाएगा। द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। तो आप जैसे द्रव के अंदर जाएंगे तो गहराई जितनी आएगी उतने अधिक दाब आपको महसूस करना पड़ेगा। द्रव के अंदर गहराई समान रहने पर दाब नियत रहता है, और गहराई अगर इक्वल है तो आपका दाब भी क्या होगा ना, तो वो इक्वल होगा। वैसे आपको ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन आप लोग को एक बार पढ़ लेने से आपको दिमाग में आ जाएगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगी। और तो जानकारी हमारे गुरुजन कहते थे, जो रीडिंग इज़ नॉट ए वेस्ट मटेरियल, यानी कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग कुछ भी, मैं अगर वैसे तो मैं यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जितना अच्छा पॉइंट्स लिखा हूँ, जिसका कोई बात ही नहीं है। जो आप लोग किताब में भी खोजेंगे तो हमको मतलब आप बिहार टेक्स्ट बुक में खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ये सारे नोट्स पॉइंट। और आप ऐसा मत बोलिए इसको ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं, ये आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत बार भी आते हैं, क्योंकि हम खुद आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो हमको बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से टकराए हुए हैं। तो आप लोग भी इसको याद कर लेते हैं। तो और मुझे याद है, बस कन्फ्यूजन की वजह से इसको देखना पड़ता है। द्रव के अंदर दाब हर दिशा में कार्य करता है, क्योंकि
पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना, इसीलिए मैं भी करता हूँ, आप लोग भी कीजिए। द्रव के अंदर दाब हर दिशा में कार्य करता है। हाँ, और ये आपसे पूछा भी जाता है जो द्रव के अंदर या गैस के अंदर दाब जो होता है वो क्या होता है, तो वो द्रव के अंदर कोई भी वस्तु है, द्रव पानी के अंदर, तो उसमें दाब जो लगेगा ना वो चारों दिशा से लगता है। ये नहीं जो केवल इसी दिशा से लगेगा या अंदर की ही तरफ से लगेगा, नहीं, चारों दिशा से द्रव के अंदर जो दाब लगता है वो हर दिशा में कार्य करता है। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवार पर दाब डालती है। कितने नंबर में? द्रव तथा यहाँ पे द्रव तथा गैस बर्तनों, हाँ गैस होगा। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवार पे दाब डालती है, यही लिखो। थोड़ा मिस्टेक हो चुका था दोस्त, हिंदी में आप लोग को थोड़ा समझ लेना है, आप लोग को अच्छे से लिख लेना है हिंदी, क्योंकि भावनाओं को समझिए। अब देखिए पास्कल के नियम के अनुसार, पास्कल हमारे एक डॉक्टर वैज्ञानिक थे जिसने कि एक नियम दिए थे, वो नियम दिए थे तो वो तो मैं अभी आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ। फिलहाल देखिए जो द्रव पास्कल का नियम जो है द्रव तथा गैस के लिए कैसे लागू होता है। तो द्रव तथा गैस सभी दिशाओं में दाब डालती है, इसी का नियम दिए थे पास्कल से। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में जो द्रव तथा गैस दाब डालती है ये किसने कहा था, यानी कि ये किसके नियम के अनुसार सत्य है, तो पास्कल के नियम के अनुसार सत्य है। अब हम लोग वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो पृथ्वी के ऊपर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी देखिए हमारे पृथ्वी पर पृथ्वी का आवरण जितना है उसी को हम लोग वायुमंडल का क्षेत्र कहते हैं। जो जो हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायु का क्या होता है, कमी आती रहती है। इसीलिए पर्वतारोही सब क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे ही चढ़ते जाते हैं तो उसका ऑक्सीजन का लेवल खत्म होते जाता है, यानी कि वायु ही खत्म होते जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल तो ऑटोमेटिक ही खत्म होते जाएगा। तो इसीलिए वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलते हैं, जो अगर कहीं से सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो क्या हो, तो वो अपना ऑक्सीजन खुद जो लेके चलते हैं वो लगा सकें। अब ये देखिए वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी के ऊपर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो वायु है वो जो पृथ्वी के ऊपर दाब लगाते हैं उसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। अब वायुमंडलीय दाब बहुत ही कड़ा होता है। आप एक वैज्ञानिक साहब ने क्या किए थे, तो एक 80 सेंटीमीटर व्यास का एक मतलब क्या बर्तन ले लिए थे, 2 बर्तन ले लिए थे और उसको सटा के वायु चूसक के मदद से वायु चूसक पंप की मदद से उससे हवा निकाल लिए थे और यानी कि 8 घोड़ा इस साइड 8 घोड़ा इस साइड लगाए थे। लेकिन दोनों घोड़ों की मतलब दोनों 8-8 घोड़ा करके लगाए थे और खींचने की मतलब 8 घोड़ा को छोड़ दिया गया था। लेकिन वो दोनों जो सटा हुआ था वायु निकलने के बाद बाहरी वायु दाब जो प्रेशर पड़ रहा था उस पर, वो 8 घोड़ा की भी मदद से वो उसको अलग नहीं कर पाए थे। या आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, एक गिलास पानी भर लीजिए और उसके ऊपर एक कागज़ दे दीजिए और कागज़ या कूट दे दीजिए और उसको अच्छे से इस प्रकार से पलट दीजिए। पलट देने के बाद आप जब इसको छोड़ेंगे ना तो धीरे धीरे तो वो पानी का भार को रोक लेती है और संभाल लेती है। क्यों, कैसे संभाल लेती हैं, क्योंकि अंदर से मेरा वायु का दाब लगाता है जिसकी वजह से वो संभाल लेती हैं। तो वायुमंडलीय दाब बहुत ही अच्छा होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, ये आपको बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब के एकाएक घटने से आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। और वायुमंडलीय दाब जब अचानक घट जाए या बढ़ जाती है एकाएक घटने से, तो क्या होता है, तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। अब उत्प्लावक बल बॉयनेंट फोर्स क्या होता है, जब कोई वस्तु द्रव या गैस में डुबाई जाती है। जब कोई वस्तु द्रव या गैस में क्या होती है, डुबाई जाती है। अब देखिए मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग पानी में देखे होंगे तो आप मोटे से मोटे आदमी को भी अपने एक हाथ की मदद से उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, तो वो उत्प्लावक बल की ही मदद से उठा सकते हैं। जैसे आप इनार से पानी निकालते होंगे, इनार से पानी निकालते टाइम क्या करते हैं हम लोग, तो रस्सी को खींचते हैं। तो जब तक वो पानी में रहता है तब तो वो बहुत आसान लगता है और वो धीरे से हम उसको आसानी से खींच पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही वो द्रव की सतह से ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे हमें भारी लगने लगता है। कई कारण, क्योंकि उत्प्लावक बल उसके खत्म हो जाता है। तो उत्प्लावक बल किसी वस्तु पे क्या लगता है, ऊपर की ओर लगता है, और हम जो कभी पानी के अंदर दाब लगाते हैं वो नीचे की ओर लगाते हैं। यहाँ पे लिखे हैं, जो जब कोई वस्तु द्रव या गैस में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। और इस घटना को उत्प्लावकता
वाइनेंसी कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावक बल के चलते पानी के अंदर वस्तु हल्की महसूस होती है, और उत्प्लावक बल के ही चलते पानी के अंदर वस्तु क्या होता है, हमें हम लोगों को तो हल्की महसूस होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं अभी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक पॉइंट आर्किमिडीज का सिद्धांत बच गया उसके बारे में भी समझा देता हूँ और बता देता हूँ। तो आर्किमिडीज सिद्धांत भी द्रव और गैस के लिए ही दिए थे, तो उसको भी बता देता हूँ और सिखा देता हूँ। कुछ नोट्स पॉइंट्स है उसे भी करवा देता हूँ, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इससे आगे अभी आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत समझते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु पर द्रव द्वारा आरोपित ऊपरीमुखी यानी कि उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यही उत्प्लावक मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव के लिए ही लागू होता है, आपको समझ लेना है। यानी कि किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु, अगर हम लोग को पानी में तैरते हैं, कोई अगर व्यक्ति पानी में तैरता है या कोई डूब जाता है, तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत उस पर लागू होता है। किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु पर द्रव द्वारा आरोपित ऊपरीमुखी बल, यानी कि ऊपरीमुखी बल को हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जो बल लगता है द्रव के अंदर वो उत्प्लावक बल होता है। वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जो वस्तु जितने, कोई भी वस्तु अगर पानी में जितना द्रव को विस्थापित करेगा और वस्तु का जितना भार होगा वो उसके बराबर होता है, वो मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत है, वही है। अब यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु अपने भार से अधिक भार के जल को विस्थापित करेगा तो वो पानी में क्या होगा, तो तैरेगा। अगर अधिक जल के भार को विस्थापित करेगा, जितना उसका वजन होगा उससे अधिक भार के जल को अगर जब विस्थापित करेगा तो वो क्या करेगा, तो पानी में तैरेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जब यदि कोई वस्तु अपने भार से अधिक भार के जल को विस्थापित करे तो वह द्रव में तैरेगी, और कम करे तो वह डूब जाएगी। तो ये आप लोगों को नोट्स में याद रखना होगा। यदि कोई वस्तु अपने भार से कम भार के जल को विस्थापित करे तो वह द्रव में डूब जाएगी। आशा करता हूँ ये नोट्स में आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्त। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले। नेक्स्ट पार्ट हम लोग प्रकाश चैप्टर को लेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।